हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। और आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा होता है द हिंदू करंट अफेयर्स एमसीक्यूज का। ओके, तो आज हम कवर करने वाले हैं डेट 17 से लेके 20 जून तक। और प्लीज इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चले कि कितने क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए गए हैं। और आप चाहें तो पहले इसको आंसर कर सकते हैं, हर क्वेश्चन को पॉज करके, और फिर इसको रिज्यूम करके आप यहाँ पे आंसर अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए या कितने गलत। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एक ड्रग है, अ ड्रग रिपोर्टेड टू केयर वेंटिलेटर रिकवर। ओके, जो वेंटिलेटर पे लोग हैं उनको रिकवर करने के लिए, जो किससे जूझ रहे हैं, कोविड-19 से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो उस ड्रग को आपको आइडेंटिफाई करना है, ये इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, डेक्सामेथासोन। ओके, तो हाल ही में डेक्सामेथासोन विच इज ऑल्सो नोन एज द चीपेस्ट ड्रग, जो कि अभी तक का सबसे चीपेस्ट ड्रग जिसको कहा गया है, ये क्योर कर सकता है जो भी मतलब वेंटिलेटर पे हैं उन्हें रिकवर करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। बेसिकली ये जो चीप ड्रग है, इसके रिजल्ट्स जो है वो मतलब पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए कहा गया है कि आने वाले समय में ये एक मतलब अच्छा एक टूल हो सकता है किसके पास, भारत के पास, ताकि ये जो रिकवरी है वो रिकवरी रेट यहाँ से बढ़ सके। ओके फ्रेंड्स, तो ये था इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आप हमारी पूरी सीरीज आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव डन हाउस टू हाउस सर्विलियंस एंड माइक्रो कंटेनमेंट टू फाइट कोविड-19। तो हाल ही में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हाउस टू हाउस सर्वे किया, सर्वे भी बोल सकते हैं, सर्विलियंस भी बोल सकते हैं, किससे लड़ने के लिए, कोविड-19 से लड़ने के लिए, या फिर उससे उसके पेशेंट्स से लड़ने के लिए, या उन्हें फाइंड आउट करने के लिए। ओके, और माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए, छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए। ओके, तो ये किस स्टेट ने किया है, ये किया है पंजाब ने, और इसे अपलोड किया है किसने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अपलोड किया है। और ये भी कहा है कि दूसरे स्टेट्स भी इस पर्टिकुलर मॉडल से सीख ले सकते हैं और आने वाले समय में अपने स्टेट में भी इसे लागू कर सकते हैं। तो पीएम लॉर्ड्स पंजाब वायरस स्ट्रैटेजी, या आप कहें जो उन्होंने मतलब पूरे कंटेनमेंट जोन्स को छोटे छोटे माइक्रो यूनिट्स में डिवाइड किया, और फिर उसके बाद वहाँ पे जो सैम्पलिंग हुई वो काफ़ी अच्छा मेथड है, और इसको अपलोड किया गया या अपलॉज दिया गया डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा, प्लस तो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज बीन इलेक्टेड फॉर यूएनएससी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की एंट्री हुई है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। ओके, तो ये कितने सालों के लिए होता है, इस प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है, या कितने सालों तक की ये सदस्यता है भारत के पास। तो ये है केवल 2 सालों के लिए, 21 और 22 के लिए। ओके, तो अब इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ये है, इंडिया ने जो एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, वो सत्य हो गया, और इंडिया उस समय एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पे वो अनअपोजली इलेक्ट हो सकते हैं। जिस प्रकार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे 184 लोगों ने इंडिया को यहाँ पे वोट किया है और इंडिया को यहाँ पे इलेक्ट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सीन इन न्यूज, ECLGS, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये लॉन्च की गई थी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि गवर्नमेंट बैंक ने डिसबर्स किए हैं लगभग 16,000 करोड़ रुपए, किसको, MSME को। और ये किसके अंतर्गत किए गए हैं, ये किया गया है ECLGS स्कीम के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, जिसे कहा जाता है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जो कि MSME सेक्टर को जो रिवाइवल के तौर पे यहाँ पे बोला गया था कि ये विच इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर इन इंडिया। तो ये जो सेक्टर है सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, और इसको रिवाइव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी। ओके, तो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत MSME जो सेक्टर है वहां पे 16,000 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट किया गया, किसके द्वारा, गवर्नमेंट बैंक के द्वारा। और ये हाल ही में ये रिपोर्ट प्लस जो स्टैट्स है वो यहाँ पे पब्लिश की गई, कितना कॉर्पस दिया गया। ठीक है, फिर मुद्रा स्कीम के अंतर्गत इतना दिया गया। तो बेसिकली ये जो पूरा फिजिकल कंसोलिडेशन चल रहा है, ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है, और उस पैकेज के अंतर्गत ये दिया गया है, उसके अंतर्गत भी ये दिया गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैड लॉन्च्ड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोर्टल, जिसका नाम है सत्यभामा। ओके, तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस के द्वारा। तो हम देख लेते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स एंड माइंस के द्वारा किया गया है जस्ट बिकॉज कि आने वाले समय में यहाँ पे भी जो आप कह सकते हैं मतलब
टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी, प्लस यहाँ इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत समय से R&D का जो एक मतलब लैब था या फिर आप कह सकते हैं एक वॉइड क्रिएट हो गया था, तो उसे फुलफिल करने के लिए भारत सरकार ने ये अपनी नई स्कीम लाई है और यहाँ पे सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं, प्लस आने वाले समय में डिफरेंट जो नई स्ट्रैटेजीज हैं प्लस नए रिसर्च वर्क्स हैं वो इस पर्टिकुलर फील्ड में क्रिएट होंगे और इससे काफ़ी मदद होगी भारत को आत्मनिर्भर होने के लिए इन इट्स एनर्जी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ NIPEF। तो NIPEF के नए चेयरमैन किन्हें इलेक्ट किया गया? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, उर्जित पटेल। तो देख लेते हैं, फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI जो थे उर्जित पटेल, उन्हें मतलब अभी इलेक्ट किया गया है कहाँ पर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसीज के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर इन्हें इलेक्ट किया गया है। बेसिकली इन्हें पहले रिजाइन कर दिया था जस्ट बिकॉज द डिफरेंसेस, बट अब इन्हें रिसेंटली एक नए रोल में यहाँ पे भेजा गया है, जो कि अब ये देखेंगे बेसिकली एक इकोनॉमी बेस्ड थिंक टैंक है जो कि दिल्ली बेस्ड है, ठीक है, और अब ये यहाँ पे अपनी सेवाएं देंगे आने वाले 4 सालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अमिड ऑफ द पैंडेमिक विच स्टेट हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट NRC और NPR। जैसा आपको पता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन और ये जो NPR है इससे रिलेटेड जो रजिस्टर है इसके लिए किस स्टेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जहां वो इसके अगेंस्ट इस रेजोल्यूशन को पास कर रहे हैं? तो वो स्टेट है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में भी असेंबली चल रही है और रिसेंटली उन्होंने अपना बजट भी पेश किया है और उसमें आंध्र प्रदेश ने मतलब असेंबली में अपोज किया है NRC और NPR को और ये कहा है कि बेसिकली ये जो फाइन ट्यून नहीं करता है, ठीक है, और वो इससे मतलब पूर्वाख्या नहीं रखते और इसलिए उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया है। इस समय उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया और ये पास करने वाला पहला राज्य नहीं है, ऐसे कई राज्य हैं जैसे केरला है, ठीक है, और जो कांग्रेस डोमिनेटेड सरकार का है के राज्य वहां भी इस प्रकार के बिल पास हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली JSW सीमेंट हैज साइंड विच ऑफ द फॉलोइंग एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। तो JSW सीमेंट बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, इन्होंने किससे अपना लेटेस्ट में ब्रांड एम्बेसडर चूज किया? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B। तो हम देख लेते हैं, ये है सौरभ गांगुली और ये है सुनील छेत्री, इन्हें इन दोनों को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर चूज किया गया है किसके द्वारा? JSW सीमेंट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक हैज लॉन्च्ड अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर COVID-19 पेशेंट्स, ओके, या फिर COVID-19 भी इनकी हेल्थ पॉलिसी में कवर करेगा। ओके, तो ये बेसिकली किसके कोलैबोरेशन के साथ ये यहाँ पे ये कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल सोम्पो। तो कर्नाटका बैंक ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ठीक है, तो इसके साथ अपना टाइप किया है और यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उसे लॉन्च किया है जो कि COVID-19 पेशेंट्स को भी कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ऑल सेट to be the first Turkish to be appointed as the president of United Nations General Assembly। तो यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पर्टिकुलर व्यक्ति हैं जो कि पहली बार या पहला कोई ऐसी टर्की का व्यक्ति हो गया, टर्किश होगा, जो कि अपॉइंट किया जाएगा एज अ प्रेसिडेंट ऑफ UNGA। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, वोल्कान वोस्के। ओके, ये वोल्कान वोस्के जी हैं, ठीक है, ये आने वाले समय में, ठीक है, कुछ दिनों बाद प्रेसिडेंट बन जाएंगे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के और ये कुछ नए मेजर्स निकालेंगे किसके लिए? टू फाइट अगेंस्ट दिस वायरस, ओके, विच इज कोरोना वायरस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सीन इन न्यूज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसका शॉर्ट फॉर्म है AIEB, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। तो हम देख लेते हैं, AIIB ने क्लियर किया है अपना $750 मिलियन लोन जो कि इंडिया को उसे देना था COVID-19 से लड़ने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अपना जो वादा है और जो उन्होंने कहा है उससे यहाँ पे मतलब फुलफिल किया है। अब जो इंडिया या भारत या कोई भी कंट्री ग्रांट देती है, ठीक है, या फिर लोन देती है तो उसके कुछ टर्म्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जब तक कोई भी कंट्री उसे फुलफिल नहीं कर लेती या उसके सारे बॉक्सेस पर टिक नहीं हो जाता तब तक ये इस प्रकार के जो फॉरेन लोन्स होते हैं, फॉरेन एड होती है, वो किसी भी देश या किसी भी राज्य को नहीं मिलती है। ओके, तो इसके भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं प्लस स्टैंडर्ड कुछ मतलब पॉइंट्स लेआउट होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है, या फिर अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तो ही आपको ये लोन्स वगैरह मिलते हैं, अदरवाइज ये लोन नहीं मिलते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। रिसेंटली राज्यसभा के इलेक्शंस हुए तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है,
इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज अ बोरोड फीचर। बेसिकली जो इलेक्शन होगा राज्यसभा के मेंबर्स का, ये एक बोरोड फीचर है और ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, किस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो हम देख लेते हैं पोल्स हुए 19th राज्यसभा सीट्स के लिए, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिए 4 4 3 3 2 1। ओके, तो मध्य प्रदेश से 3 हुए जहाँ पे भी लोग सिलेक्ट होके आए, और मध्य प्रदेश से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि अभी कुछ समय पहले कांग्रेस से निकल के वो बीजेपी में आ गए थे, तो अब उन्हें यहाँ पे राज्यसभा में भेजा जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो वो यहाँ से सांसद कहलाएंगे अब फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 50,000 करोड़, ठीक है, कि एक स्कीम लॉन्च की गई किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किसके लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। तो अब उस स्कीम को आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो जो 50,000 करोड़ की ये स्कीम है फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है, या माइग्रेंट लेबर्स बोल सकें आप, तो यहाँ पे क्या होगा, 25 पब्लिक वर्क्स जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े जितने प्रोजेक्ट्स अभी मतलब कुछ दिनों से बंद पड़े हैं, उन्हें स्टार्ट किया जाएगा और लगभग 116 डिस्ट्रिक्ट में ये वर्क करेगा। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लगभग 12 मिनिस्ट्रीज ऐसी होंगी, जो 12 मिनिस्ट्रीज ऐसी होंगी वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी। ओके, तो अब आने वाले समय ये देखना होगा ये स्कीम जो है वो कितनी फुलफिल कर पाएगी अपने जो एस्पिरेशंस है, बिकॉज 12 मिनिस्ट्री को आपस में कोऑर्डिनेट करना हंसी खेल नहीं होता है। ठीक है, इट्स अ क्वाइट अ बिग टास्क, आप ये भी कह सकते हैं इन इंडिया। ठीक है, और ये कैंपेन बेसिकली 125 दिन के लिए चलाया जा रहा है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कितने दिनों के लिए एज अ मिशन, एज अ पायलट मिशन के तौर पे चलाया जाएगा। 125 दिन के लिए ये चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई अदर कंट्रीज इन आरआईसी ग्रुपिंग। आरआईसी ग्रुपिंग, ठीक है, जो कि आने वाले समय में हेल्ड होने वाली है रशिया में। तो इसके मेंबर्स कौन कौन है जहां पे इंडिया भी पार्ट लेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, ये चारों है, इसी यही है आर आर आई और सी। ओके, तो अब इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया टू टेक पार्ट इन मीटिंग ऑफ आरआईसी ग्रुपिंग जस्ट बिकॉज कि इंडिया और जो चाइना का फेस ऑफ चल रहा है गलवान वैली में, तो अब इंडिया यहाँ से वॉकआउट नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया वहां जाके क्या करेगा, मीडिएट करेगा। ठीक है, और इस पर्टिकुलर थिंग को डीएक्सेलेट करने के लिए जो डिप्लोमेसी लेवल है, डिप्लोमेटिक लेवल है, उसे यूज करेगा। ओके, और यहाँ पे हो सकता है रशिया भी अपने जो बैक चैनल के थ्रू थोड़ा मीडिएट कर रहा है दोनों कंट्री से, तो वहां पे फ्रंट लाइन पे मीडिएट करेगा, जस्ट बिकॉज की ग्रुपिंग एक उसी के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है तीनों कंट्रीज के बीच में। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विद्याबेन पास्ट अवे, शी वॉज रिलेटेड टू। ओके, तो रिसेंटली एक महिला है जिनका नाम है विद्याबेन, वो उनका देहांत हो गया है, और वो किससे रिलेटेड थी या किस फील्ड से रिलेटेड थी, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है सोशल वर्कर। वो सोशल वर्कर भी थी, प्लस वो पद्मश्री अवार्डी भी थी। ओके, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में अपना योगदान दिया। साथ ही साथ जो बाल भवन होते हैं, ठीक है, उनके क्रिएशन में इनका बहुत बड़ा हाथ है, या आप कह लीजिए उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। प्लस इन्होंने ये इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर के लिए भी इन्होंने काम किया। ठीक है, फिर इन्होंने पायनियर ऑफ गेटिंग महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र, ओके, और ये कल्चरल एक्सचेंज करते थे आपस में ऑफ द, मतलब पूरे देश में इन्होंने बहुत ज्यादा सोशल वर्क से रिलेटेड काम किया, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में भी जाके, और फिर इन्हें 1992 में पद्मश्री से अवार्ड दिया गया, जो कि एक नेशनल अवार्ड है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग सर्विस इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज गिवन अ नोट फॉर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टू होम। ठीक है, हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं लोग किसके अंतर्गत या किस फंड के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एनडीआरएफ। इससे पहले क्या हो रहा था, कोविड-19 की वजह से जब डोनेशंस हो रहे थे तो वो डायरेक्टली पीएम केयर फंड में जा रहे थे, और यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ लोगों ने पिटीशन फाइल करी थी और आरटीआई भी फाइल की थी, और ये बोला था कि इस फंड के अंतर्गत जितना भी पैसा आया है वो किस रूप में खर्च किया गया है उसका ब्यौरा सरकार के द्वारा दिया जाए। ठीक है, बट सरकार ने ये बोला कि ये कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है या फिर पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आने वाला एक ऑफिस नहीं है, तो वो इस प्रकार की जानकारी मुहैया नहीं करा सकते। ओके, तो इस पर्टिकुलर थिंग से बचने के लिए और आने वाले समय में इन पर्टिकुलर आरटीआई से बचने के लिए या फिर अकाउंटेबिलिटी अपनी सिद्ध ना कर पाने की वजह से भारत सरकार ने या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि आने वाले समय में
इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो कि एनडीआरएफ के अंतर्गत भी दे सकते हैं, उसे लाल झंडी दिखा दी है। बेसिकली अब यहाँ पे लोग फ्री हैं, चाहे वो इसमें दें या फिर इसमें दें, या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है या स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड मतलब रिस्पॉन्स फोर्सेस होती है, ठीक है। तो अभी एनडीआरएफ के अंतर्गत इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन है वो कर सकते हैं, और ये बाध्य होंगे आने वाले समय में आरटीआई के अंतर्गत, जिसका ब्यौरा सरकार देगी ही देगी 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज बाय अंकटैड, तो अंकटैड के द्वारा इंडिया की रैंकिंग क्या बताई गई है, जहां पे जो फॉरेन एफडीआई होता है, ठीक है, फॉरेन जो पैसा आता है इन्वेस्टमेंट के लिए, ओके, वो किस नंबर पे है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 9th, ठीक है। इंडिया इज द 9th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2019। तो ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है 2020 के लिए, ओके, जहाँ पे 19 में कितना पैसा कहाँ से आया और कौन सी ऐसी कंट्रीज थी, तो वहां पे जो भारत का स्थान है वो है 9वां। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आप प्लीज अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, और आप बताइए कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। ओके, हमें इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, जस्ट बिकॉज की रिस्पॉन्स उतना मतलब अप टू द मार्क नहीं है, आप ये मैं ये कह सकता हूँ। ओके, तो प्लीज आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज थोड़ा मतलब इंटरेक्टिव रखिए पर्टिकुलर सीरीज को। 1-2 कमेंट 3 कमेंट से फ्रेंड्स सीरीज इतना चल नहीं पाती। ओके, तो प्लीज आप अपना सपोर्ट करिए इस पर्टिकुलर सीरीज से रिलेटेड। सो बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप हमारी एक और सीरीज है जो कि पॉलिटी सीरीज है। ओके, और तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी से शेयर कीजिए, और प्लीज डू कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर सीरीज। ओके फ्रेंड्स, सो बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।